मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 12 है हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी, उसका लास्ट जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। आखिर इकोसिस्टम होने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। और इसके पहले के लेक्चर में अलग अलग तरीके के जो इंटरैक्शंस हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। We have learned that biotic components and abiotic components of an ecosystem depend on each other and support various life processes। हमने सीखा है कि जो दोनों components होते हैं, बायोटिक component भी और abiotic component भी किसी भी इकोसिस्टम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और अलग अलग लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनमें क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इकोसिस्टम्स। अब ये जो अलग अलग इकोसिस्टम हैं इनसे हम ह्यूमन्स को भी बहुत बेनिफिट होता है। कैसे? जैसे कि फॉरेस्ट जो हैं वो हमको फ्रेश एयर देते हैं, फर्टाइल सॉइल देते हैं, फूड देते हैं, फाइबर देते हैं, टिम्बर देते हैं और मेडिसिन देते हैं। ये सारी चीज़ें किसके काम में आ रही हैं? हम ह्यूमंस के जो है काम में आती हैं। तो इन इकोसिस्टम्स से डायरेक्टली हम भी लिंक्ड हैं क्योंकि इनका बेनिफिट हम भी उठा रहे हैं। सिमिलरली जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? वाटर देते हैं, फूड देते हैं। इकोसिस्टम ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। अब हमारे जो इकोसिस्टम्स हैं वो ब्यूटी भी हमको जो है प्रोवाइड करते हैं। This benefits and supports our well-being and shows how closely nature and humans are connected। ये क्या करता है? ये बेनिफिट करता है और सपोर्ट करता है हमारी वेलबींग को, हमारे हेल्थ को, हमारी लाइफ को, और ये दिखाता है कि कैसे हम नेचर से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जो है अटैच्ड हैं। However, when we overuse or misuse natural resources, we disturb the balance in nature। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी रिसोर्स है, उसको हम ओवर यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है, नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, ठीक है। Now let us look at a real example of threatened ecosystem। आइए हम जो है एक ऐसा इकोसिस्टम जिस पे अभी थ्रेट है, जो अभी खतरे में है, उसके बारे में बात करते हैं, जो कि है द सुंदरबंस, ठीक है। अब ये जो सुंदरबंस हैं ये हमारे वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश साइड जो है वहाँ पर हैं और ये बहुत ही प्यारा जो इकोसिस्टम है वो बना हुआ है, ठीक है। तो सुंदरबंस हैव द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सुंदरवन के पास जो है, जो सुंदरबंस हैं, इनके पास सबसे जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या है, मैंग्रोव जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो सुंदरबंस में ही हैं, ठीक है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसे जो ट्रीज वगैरह जो कोस्टल एरिया में, जो सॉल्टी वाटर के कोस्ट पे जो है वहाँ पर क्या करते हैं, अच्छे से डेवलप होते हैं। उनमें से सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर हैं? हमारे सुंदरबन में, ठीक है। लोकेटेड वेयर द गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कहाँ पर ये लोकेटेड है? जहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो हमारी दो रिवर्स हैं, कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं, वहाँ पर जो है ये लोकेटेड हैं, ठीक है। तो ये जो सुंदरबन फॉरेस्ट हैं और जो रिवर हैं ये होम है बहुत सारे एनिमल और प्लांट की स्पीशीज के, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो अभी, जिनकी स्पीशीज जो है अभी एंडेंजर्ड है, जो अभी जो है खतरे में है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, ठीक है। The Sundarbans protect us by slowing down strong winds and waves during storm and floods। अब मान लीजिए कोस्टल एरिया पर ये होते हैं, वहाँ पर फ्लड के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, साइक्लोन वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सुंदरबंस क्या करते हैं, ये जो है हमको वो जो इम्पैक्ट है उसको स्लो कर देते हैं, किसी भी तूफान के उसको जो है स्लो कर देते हैं, फ्लड को जो है, बाढ़ को आने से क्या करते हैं, रोकते हैं। और इस तरीके से ये हमारी हेल्प जो
है करते हैं। द ट्रीज ऑल्सो अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ये ट्रीज जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कंज्यूम करके बहुत सारा ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। ठीक है। Because of its importance, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, declared the सुंदरबंस a World Heritage Site in 1987। अब क्योंकि इतने ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सुंदरबंस, इसको जो है यूनेस्को ने क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया था। कब, 1987 में। ठीक है। However, the सुंदरबंस आर अंडर अ सीरियस थ्रेट, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज वगैरह हैं, हमने क्या किया है, हमने जो है उनका इतना मिस यूज़ किया है कि अभी सुंदरबंस पे जो है बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो है। ठीक है। तो मैंग्रोव ट्रीज आर बीइंग कट फॉर फ्यूल वुड एंड फार्मिंग। अब फार्मिंग के लिए और जो है वुड के लिए, ट्रीज के, उसके लिए हम मैंग्रोव ट्रीज को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इलीगल वहाँ पर हंटिंग चलती है, जो शिकारी हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के एनिमल्स का जो है शिकार कर लेते हैं, जो कि वहाँ पर बैंड है। और ओवर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अब हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसकी क्या हो रही है, जान खतरे में है। वहाँ का वाइल्ड लाइफ जो है उसके जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, ट्रीज की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और ओवरऑल जो पूरा सुंदरबन है वो खतरे में है। Pollution from industrial waste and untreated sewage in rivers are also damaging the water and habitat। अब pollution की वजह से, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से जो pollution हो रहा है, साथ ही साथ जो सीवेज वाटर है जिसको बिना ट्रीटमेंट के हम गंदा सीवेज वाटर जो रिवर में छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी जो है वहाँ का जो वाटर हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है, और वहाँ के ऑर्गेनिजम्स भी हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है। These human activities disrupt the natural way ecosystems work। यहाँ ये जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो हम इतना मिसयूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, ये इकोसिस्टम को क्या कर रही हैं, उनका जो नेचुरल तरीका है काम करने का उसको डिस्टर्ब कर रही हैं। सिमिलरली अदर जो इकोसिस्टम्स हैं अक्रॉस इंडिया, वो भी जो है थ्रेट के अंदर हैं, उन पे भी जो है बहुत खतरा है, क्योंकि हम ओवर यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब का। ठीक है। प्रॉब्लम्स जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़, कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो कहीं और से आई हैं, बाहर से आई हैं और यहाँ पर आकर बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई, जैसे वाटर हियासिंथ होती है, आपने देखा होगा, पानी के ऊपर पूरा का पूरा कवर कर लेती है और वॉयलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं, देखने में तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वो जो पानी होता है उसका ऑक्सीजन खींच लेते हैं और फिशेस जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो वाटर हियासिंथ यहाँ का, इंडिया का नहीं है, ये बाहर से आया था और अपनी ब्यूटी की वजह से जो है ये इसको क्या हुआ, इसको लोगों ने रख लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जहाँ पर भी ये गया बहुत तेज़ी से फैला, इसको क्लीन करने की कोशिश करो, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, साथ ही साथ ये जो फिशेज हैं उनका ऑक्सीजन भी ले लेता है, तो ये इन्वेजिव स्पीशीज के जो है कैटेगरी में आता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी प्रेजेंस, साथ ही साथ अनसस्टेनेबल लैंड यूज, जो हमारा लैंड है उसको हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसको हम पोल्यूट कर रहे हैं, और पोल्यूशन की वजह से डैमेज हो रहे हैं हमारे फॉरेस्ट, रिवर, स्क्रब लैंड्स, वेटलैंड्स, ग्रास लैंड्स और कोस्टल एरियाज। जितने भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी लैंडस्केप्स हैं, हम उन सब को जो है अपनी चीज़ों के लिए, अपने बेनिफिट के लिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। How can we stop damaging forest, rivers and wetlands? आप आखिर डैमेज करना फॉरेस्ट को, रिवर्स को, वेटलैंड्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ये आप बताइए। थिंक अबाउट व्हाट एक्शंस यू एंड योर कम्युनिटी कैन टेक टू प्रोटेक्ट दीज इंपॉर्टेंट प्लेसेस। आप बताइए कि आखिर आप और आपकी कम्युनिटी को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट आप जो है इन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें
चीज़ें, जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट कर देना चाहिए, पॉल्यूशन को जो है मिनिमम रखना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन नहीं करो, एजुकेशन फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो करके भी आप जो है सुधार सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। ठीक है, आवर साइंटिफिक हेरिटेज में आइए देखते हैं क्या पढ़ना है। प्रोटेक्टेड एरियाज आर पार्ट्स ऑफ लैंड और वाटर सेट असाइड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वगैरह होती हैं, ये कैसे हैं, एक एरियाज होती हैं जो कि पार्ट ऑफ लैंड पर या फिर वाटर पर बनी होती हैं, जिनमें हम वाइल्ड लाइफ को रखते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं और हम उनको जो है कंजर्व करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज जो हैं अपनी ही हैबिटेट में रहें और अच्छे से रहें और उनका जो है ख्याल रखते हैं सो दैट वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इंडिया हैज़ मेनी प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि हमारे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गई, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज जो हैं हो गए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। दीज प्लेसेस, ये जो हमारे प्लेसेस हैं, मान लीजिए नेशनल पार्क वगैरह हमने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं एंटायर हैबिटेट इंक्लूडिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड मेनी रेयर प्लांट्स। ये क्या करते हैं, जो अलग अलग हैबिटेट हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है, साथ ही साथ उन ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे जो हमारे स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उनको जो है हम बचा कर रखते हैं ऐसी जगहों पर। फेमस एग्जाम्पल्स इंक्लूड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट्स में है, चिलिका लेक जो है उड़ीसा में है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, हेमिस नेशनल पार्क लेह में है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका मणिपुर में है, पिरोटन आइलैंड मरीन नेशनल पार्क आपका गुजरात में है। मैंने अभी आपको वनतारा का भी एग्जाम्पल दिया था, वो भी गुजरात में है। ये सारे जो है प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं नेचर को बचाने में, उनकी स्पीशीज़ को बचाने में, ताकि जनरेशन्स जो हैं वो उन स्पीशीज़ की ना ख़त्म हो जाए और जो इकोसिस्टम है वो अच्छा बना रहे, बैलेंस्ड बना रहे। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स के बारे में कि आखिर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स क्या होते हैं। तो ह्यूमंस हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ह्यूमंस ने भी कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना रखे हैं, जैसे कि आपका एक्वेरियम हो गया, जैसे कि फिश पॉन्ड हो गए, फार्म्स हो गए, पार्क्स हो गए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने लिए जो है ह्यूमंस ने भी कुछ इकोसिस्टम्स बना रखे हैं। व्हेन वेल डिज़ाइंड, अगर आपने अपना इकोसिस्टम अच्छे से डिज़ाइन किया है, ये हेल्प करते हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को और प्रोवाइड करते हैं रिक्रिएशनल स्पेसेस फॉर पीपल। मान लीजिए ये, अच्छा ये किस बेनिफिट में आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है ये पोल्यूशन को कम करते हैं, सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, मतलब अलग अलग जो हमारी नेचुरल स्पीशीज़ हैं उनकी ग्रोथ को हेल्प करते हैं, और रिक्रिएशनल स्पेसेस लोगों के लिए जो है और अच्छा स्पेस देते हैं उनको, जो है कहीं पे सीनरी वगैरह हम बना रहे हैं। मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा पार्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने क्या किया, एक पार्क बना दिया, पार्क में एक छोटा सा पॉन्ड बना दिया, बहुत सारे पेड़ लगा दिए, तो वो किसी के लिए व्यू के लिए भी अच्छा है। वहाँ पे अलग अलग जब आपने ट्रीज लगा दिए तो क्या होगा, उस पर चिड़िया आएंगी, पौधे लगा दिए फूलों के तो उस पर बटरफ्लाइज आएंगे, हमने पॉन्ड में फिशेस डाल दी, तो अलग अलग तरीके का हमने क्या कर दिया, वहाँ पे जो है सेटअप बना दिया। हमने भले ही बनाया है लेकिन अब वो इकोसिस्टम बन गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ आकर वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। अब वो जो है हम वहाँ पे मान लीजिए हमने पेड़ लगा दिए, उससे पोल्यूशन वगैरह भी कम होगा, तो वो क्या कर रहा है, नेचर को भी बेनिफिट कर रहा है, ह्यूमन को भी बेनिफिट कर रहा है, और ओवरऑल जो है वो हर चीज को क्या कर रहा है, कंट्रोल में रख रहा है, बैलेंस्ड वे में एक इकोसिस्टम चल रहा है। अनलाइक नेचुरल इकोसिस्टम्स, अब जो नेचुरल इकोसिस्टम्स होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है ये जो ह्यूमन
ह्यूमन के केयर वाले ह्यूमन के जो मेड इकोसिस्टम्स हैं उनको ह्यूमन केयर की ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमने खुद बनाया है तो हमको उसको रेगुलरली मैनेज करना पड़ता है। मान लीजिए एक्वेरियम का एग्जाम्पल ले लिया, उसमें फिशेज रह रही हैं, सब अच्छा है, लेकिन हमको क्या करना है, उसकी सफाई खुद देखनी है। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल ले लें हम किसका, सी का, तो उसमें जाके आपको सफाई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि एक्वेरियम आपने खुद बनाया है तो उसकी सफाई, खाना, मैनेजमेंट सब जो है आपको ही देखना होता है। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम्स की तरह यहाँ पर सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे सब चीज़ खुद ब खुद हो रही है। अगर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है तो वहाँ पे जो केयर है और जो मैनेजमेंट है वो हमको ही करनी पड़ती है। कैन यू नेम एनी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इन योर एरिया? क्या आप बता सकते हैं आपके एरिया में कोई जो है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है कि नहीं? कोई पार्क हो, आपके घर में एक्वेरियम हो, आपने पॉन्ड बना रखा हो, ये सारी चीज़ों का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम्स सर्व आवर फार्म्स। अब हम जो है बताएंगे कि कैसे अगर कोई इकोसिस्टम हेल्दी है तो वो हमारे जो फार्म लैंड्स हैं, हमारे जो एग्रीकल्चरल वाले एरियाज हैं, उसको कैसे बेनिफिट करते हैं। ऑलराइट, आइए। Farming, a major livelihood in India, can become unsustainable if not managed well by applying environment-friendly farming practices. Farming जो है हमारे इंडिया में एक बहुत ही बड़ा livelihood का source है। ठीक है, अब ये जो है unsustainable हो जाएगा, ये जो है उतना beneficial नहीं रह जाएगा अगर आपने environment friendly farming practices नहीं अपनाई हैं। तो अगर आप environment friendly तरीके से farming कर रहे हैं तो आपके crops अच्छे होंगे, उनसे जो है आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, सॉइल है, उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो गई, वाटर ख़राब हो गया, केमिकल्स की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, तो सस्टेनेबिलिटी भी ख़राब हो जाती है। Humans have been practicing farming for thousands of years to grow food. Humans जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी, फार्मिंग की, सालों से, हजारों सालों से जो है फूड को ग्रो करने की प्रैक्टिस जो है ये हो रही है। As the population grew, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की नीड ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है। बिटवीन 1950 एंड 1965, 1950 और 65 के बीच में इंडिया में बहुत ज़्यादा फूड की क्राइसिस आ गई थी और जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वो भी क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था। इसी लो क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से इंडिया में जो है बहुत ही स्कार्सिटी हो गई थी फूड की। ठीक है, लेकिन मिड 20th सेंचुरी में क्या हो गया कि हमने ट्रैक्टर्स वगैरह बनाई, अलग अलग मशीन्स बनाई, उनका यूज़ किया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, और इसकी वजह से जो फूड का प्रोडक्शन था वो ऊपर चला गया। फूड जो हमारे क्रॉप्स थे वो हेल्दी हुए, ज़्यादा क्वांटिटी में हुए, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो फूड की क्राइसिस थी वो रिकवर हो गई। इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। मिड 20th सेंचुरी में आई थी क्या हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने मशीन्स वगैरह को यूज़ किया था, अलग अलग तरीके के पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लिया था। However, these farming methods are now considered unsustainable because of the overuse of synthetic chemicals, excessive groundwater extraction and growing only one type of crop for commercial gain. लेकिन अब ये जो farming practices हैं इनको हमने कैसा बोला है, ये unsustainable हैं। अब ये जो है उतनी beneficial नहीं है, क्योंकि chemical fertilizers की वजह से जो है आप जो synthetic fertilizers यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से pollution बहुत हो रहा है, सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, और इसकी और सिर्फ एक ही तरीके का अगर आप क्रॉप उगा रहे हैं, बार बार एक ही तरीके का क्रॉप उगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्रॉप जो कंज्यूम करता है मिनरल वगैरह, जो अच्छी चीज़ें कंज्यूम करता है सॉइल से, वो सब क्रॉप ले लेता है और सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। अगर आप वैरायटी ऑफ चीज़ें उगाएं तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी होती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे मेंटेन्ड रहते हैं। ठीक है,
हाउ डू दीज प्रैक्टिसेस हार्म बोथ एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ? ये जो प्रैक्टिसेस हैं कैसे वो एनवायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को ही डिस्टर्ब करते हैं, आइए देखते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स को और एक ही तरीके का जो हम क्रॉप उगा रहे हैं बार बार रिपीटेडली सेम लैंड पे, इसकी वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है, वो क्या हो रही है, वो खराब होती चली जा रही है। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स को समझने से हमको हेल्प करेगा कि हम बेटर और ज़्यादा अच्छी जो फार्मिंग है, ज़्यादा जो सस्टेनेबल तरीका है फार्मिंग का, वो अपना पाएं। ठीक है, तो एक्टिविटी में हम जो है क्या कर रहे हैं, एक सर्वे कर रहे हैं। आपको अपने आसपास का जो फार्म है वो विजिट करना है अपने पेरेंट या फिर टीचर के साथ, ठीक है, और फार्मर्स के साथ इंटरैक्ट करना है अपने कम्युनिटी के, टू फाइंड आउट अबाउट फार्मिंग प्रैक्टिसेस दे अडॉप्ट। वो कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कैसी फार्मिंग प्रैक्टिस है उनकी, ये जो है आपको पता लगाना है। आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाने हैं फार्मर्स से पूछने के लिए और पता करना है कि कौन से पेस्टिसाइड्स या फिर अदर फार्म इनपुट्स जो हैं या फिर और भी जो चीज़ें फार्मिंग में काम आती हैं वो कैसे जो है वो यूज़ करते हैं, कौन सी क्वालिटी के यूज़ करते हैं, और वो जो है रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं मटेरियल्स को, जो उनके क्रॉप से निकलती हैं जो वेस्ट मटेरियल है उनको रीयूज रिसाइकल करते हैं या फिर नहीं। हियर आर सम सैम्पल क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, how have your farming practices changed over the time and why? उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी जो फार्मिंग प्रैक्टिस है जब से आपने शुरू करी है, क्या उसको आपने कुछ चेंज किया है, क्या कुछ चेंजेस लाए हैं, उसका रिजल्ट क्या मिला है, या फिर वो ही जो फार्मिंग प्रैक्टिस आप पहले से करते आ रहे हैं आज भी आप वो ही कर रहे हैं। What effects do you notice when using synthetic fertilizers and pesticides? आप जो है कौन से इफेक्ट्स जो है नोटिस कर पाते हैं जब आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और जो है पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं? इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने से आपको क्या रिजल्ट मिलता है? क्या आपने कोई चेंज देखा है सॉइल में, सॉइल की हेल्थ में? जब आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड उसमें डाल देते हैं तो आपकी सॉइल की हेल्थ कैसी रहती है, आपका क्रॉप जो है कैसा होता है? ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फार्मर्स के साथ इंटरैक्ट करिए और इन क्वेश्चंस को जो है उनसे पूछिए, अपनी फाइंडिंग्स को क्या करिए, उससे एक अच्छी रिपोर्ट जो है तैयार करिए। ठीक है, तो आप क्या इन्फ्लुएंस जो है पाएंगे अपना जो भी इंटरैक्शन था उससे फार्मर्स के साथ। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इन्होंने बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है इम्प्रूव करने में क्रॉप प्रोडक्शन को, और हेल्प करा है कंट्रीज जैसे कि इंडिया फूड सिक्योर बनने को, मतलब जो फूड की क्वांटिटी है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ये बात मानने की है कि ठीक है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ से क्या हुआ है, जो फूड की क्वांटिटी है वो बढ़ी है और इससे जो है फूड की जो स्कार्सिटी थी इंडिया में वो बिल्कुल कम हुई है। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म यूज से क्या होता है, एनवायरनमेंट भी खराब होता है और सॉइल की हेल्थ जो है वो भी खराब होती है। तो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हार्मफुल भी हैं। अगर आप ओवर यूज़ कर रहे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है और जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सॉइल एंड लोअरिंग ऑर्गेनिक मैटर जो हैं, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, वो क्या होते, which helps bind soil particles, ये क्या होते हैं, ये कम हो जाते हैं। अगर आपने क्या किया, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ कर लिया, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़राब होती है। और कैसे ख़राब होती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत है, जो हेल्प करते हैं हमको क्रॉप को अच्छा रखने में, उनका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस जिसको कहते हैं, वो कम हो जाता है। जो हमारा डेड और डिकिंग, मान लीजिए कोई पत्ता वगैरह है खूब सारा, वो जब डिकम्पोज होके ब्लैक कलर का जो मैटर बनता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और ये जो है क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को जो है प्रोवाइड करता है, किसको, हमारी क्रॉप को, साथ
ही साथ जो सॉइल को बाइंड रखता है एक साथ, वो भी ये ही चीज़ें होती हैं और इनमें जो है कमी आने लगती है जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का। विदाउट इनफ हमस, अगर हमस नहीं है तो सॉइल जो है उसके पास न्यूट्रिशन बहुत ही कम हो जाएगा और उसका जो सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। ये हमस क्या करती है, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनको बाइंड करके रखती है, एक साथ रखती है, तो इसकी वजह से जो सॉइल है वो उसका लेयर जो है वो ऊपर से हटता नहीं है। अगर हमस नहीं होगी तो पार्टिकल्स एक साथ नहीं रहेंगे और ईजिली जो सॉइल है वो उसकी लेयर एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी और इरोजन जो है सॉइल का वो हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो इट रिड्यूसेस द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स विच अल्टीमेटली इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट। अब ये क्या करता है, हमस जो है उसका एक और क्या काम है कि ये जो पॉपुलेशन है नेचुरल प्रेडेटर्स का उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है और ये फाइनली इंक्रीज कर देता है पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट्स को। ठीक है। अब हम एक और चीज़ कह रहे हैं कि जो हमारा हमस नहीं, जो हमारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर है वो एक और क्या काम करता है कि जो हमारे नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, अब वो क्यों आएंगे, वहाँ की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो गई है केमिकल्स की वजह से, जो है हमारे जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं वो नहीं आते हैं। और अगर नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं आ रहे हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो क्या हो रहा है, जो हमारे पेस्ट हैं, जो हमारे इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप को ख़राब करते हैं, उनकी क्वालिटी जो उनकी जो क्वांटिटी है वो और बढ़ जाती है, उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर हम और पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, वो और हार्म करेगा हमारी सॉइल को, हमारे इन्वायरमेंट को। तो इसलिए हमको जो है ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को। ठीक है। अब हैवी इरिगेशन और रिपीटेड प्लाउइंग जो है वो भी सॉइल को डिस्टर्ब करता है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है। जितने की पानी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप पानी दे रहे हैं तो वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है हमारे ऑर्गेनिजम्स का वो डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ आप बार बार जो है प्लाउइंग कर रहे हैं अपनी खेत में, जो है बार बार उसकी मिट्टी को जो है खोद के और वापस से जो है ठीक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थवर्म्स वहाँ पे स्नेल्स रह रहे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और अर्थवर्म्स जो है वो फार्मर का फ्रेंड माने जाते हैं, वो बहुत ही जो है हेल्दी होते हैं अगर वो हमारे किस में, मिट्टी में प्रेजेंट हैं तो। ठीक है। विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होना वो हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इन ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट होने की वजह से हमको ये पता चलता है कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। सम पेस्ट्स में डेवलप रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके ऊपर पेस्टिसाइड डालो तो वो काम नहीं करते हैं और फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और एक ही तरीके का अगर आप क्रॉप जो है बार बार उगा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जो है मोनोकल्चर बोलते हैं, वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है क्रॉप की डाइवर्सिटी को और अफेक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, जो कि फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अब अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो कैसे सीड बनेगी, और सीड नहीं बनेगी तो कैसे हमारा बहुत सारे हम क्रॉप उगाएंगे। तो हमारा जो मोनोकल्चर है उससे क्या हो रहा है, क्रॉप की डाइवर्सिटी, क्रॉप जो है उसकी वैरायटी, उसका अमाउंट कम हो रहा है, पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे अगर वो नहीं होगा तो। बहुत सारे अगर हम को फूल वगैरह नहीं दिखेंगे तो पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे, पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो सीड्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो है एक ही तरीके के क्रॉप उगाने की वजह से जो क्रॉप है वो क्या होता है, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी खराब होती है, क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाता है और हमको पॉलिनेटर्स नहीं मिलते हैं, फिर ओवरऑल सीड जो है नेक्स्ट ईयर के लिए कम बनते हैं। ठीक है। अब क्योंकि फार्मिंग को हमको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना है, तो अब अगर हमको ये प्रॉब्लम्स पता चल रही हैं तो उसका सॉल्यूशन भी हमको पता होना चाहिए। तो फार्मिंग को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ फार्मर्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके की फार्मिंग के मेथड्स को। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, वो मैन्योर वगैरह को जो है डालते हैं, वो क्या करते हैं, खाद, ये जो हमारे फर्टिलाइजर्स केमिकल वाले उनको नहीं डालते, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को, काउडंग वगैरह को, जो हमारे डेड डिकेइंग प्लांट्स हैं उनकी लीव्स हैं उसको जो है यूज़ करते हैं।
ठीक है। और इसका एम क्या है, इन तरीके की फार्मिंग की मेथड्स का ये रिड्यूस करना, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज, और सपोर्ट करना सस्टेनेबल फार्मिंग को, और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको बिल्कुल इंटरफियर नहीं करना या फिर बिल्कुल मिनिमम इंटरफियरेंस देना हमारी नेचुरल इकोसिस्टम को, उसका बैलेंस नहीं बिगाड़ना है हमको, ठीक है। तो अपनी लर्निंग के हिसाब से आप बताइए कि क्या प्रैक्टिस जो है आपको लगता है कि फार्मर्स को करनी चाहिए अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फूड को जो है सिक्योर बनाने के लिए, फ्यूचर में अच्छी क्वालिटी के फूड के लिए। तो क्या करना चाहिए हमको, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए हमको, जो है जो मोनोकल्चर हम कर रहे हैं, एक ही तरीके का क्रॉप उगा रहे हैं, हम रोटेशन में क्रॉप उगाएं, ठीक है। अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएंगे, मान लीजिए आपने लेग्यूम्स उगाए, तो हमने क्या पढ़ा था, राइजोबियम होते हैं, उनमें नाइट्रोजन जो है वो बढ़ेगा, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो अपने आप जो है इम्प्रूव हो जाएगी, और उससे अगली बार जो आप लगाएंगे क्रॉप, उसकी जो हमारी अमाउंट है, जो हेल्दी क्रॉप है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है हमको क्या करना है, अलग अलग नई तरीके की सस्टेनेबल फार्मिंग जो हमारी मेथड्स है उसको अपनाना है, ठीक है। अब आइए ये चैप्टर ख़त्म करने से पहले हम जान लेते हैं कि साइंटिफिक हेरिटेज में आज क्या पढ़ना है। तो एंशिएंट टेक्स्ट वृक्ष आयुर्वेद एम्फेसाइज करता है ऑन सॉइल हेल्थ एंड नरिशमेंट। तो जो हमारा एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक है जिसका नाम वृक्ष आयुर्वेद है, उसमें किस चीज़ पे एम्फेसिस डाला गया है कि सॉइल हेल्थ और नरिशमेंट के बारे में बताया गया है। ये टेक्स्ट स्ट्रांगली कहता है कि कंटिन्यूअस नरिशमेंट ऑफ सॉइल को जो है ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि कनुप जल वगैरह दिया जाता था पुराने टाइम पे, और जो है और कंपोज्ड मटेरियल जो है दिया जाता था, और इससे क्या होता था कि हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती थी, ठीक है। तो अब कनुप जल क्या होता है, एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है जिसको हम एनिमल और प्लांट के वेस्ट से बनाते हैं फर्मेंटेशन से, ठीक है। हम क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, उसको जब रखे रहेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन होगा, उसमें गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डेवलप होंगे, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को वो सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे, और इसको जो है हम जब यूज़ करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा, इसमें अच्छी न्यूट्रिएंट्स होंगे सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में, और वो जो है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमको वृक्ष आयुर्वेद भी जो है सिखाती है। तो हमने ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और अब हम ख़त्म करने से पहले एक बार क्विकली जो है देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या था। तो हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जो सही कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को देता है रहने के लिए, ग्रो और सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। हैबिटेट हैव बायोटिक कंपोनेंट्स। हैबिटेट्स के दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक जो कि लिविंग कंपोनेंट है, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। अब जो इंटरैक्शन है बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स में किसी भी एरिया में, वो क्या बनाता है, इकोसिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड वगैरह, एक्वाटिक भी हो सकता है, पॉन्ड, लेक, सी, ओशंस जैसे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, प्रोड्यूसर्स, जैसे कि जो हमारे सारे प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स जो हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट या एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। अब कंज्यूमर्स हर्बीवोर हो सकते हैं जो सिर्फ प्लांट खाएं, कार्निवोर हो सकते हैं जो सिर्फ एनिमल खाएं, और ओमनीवोर हो सकते हैं जो दोनों खाएं, और डीकम्पोजर्स होते हैं जो कि ऐसे बैक्टीरिया, फंजाई जो कि डेड मटेरियल को, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, सिंपलर फॉर्म में तोड़ के रिसाइकल करके वापस से सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे दें, ठीक है। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, और कंज्यूमर्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं, कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो डेड मैटर को क्या करते हैं, डीके करते हैं और रिसाइकल करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं।
फूड चेन क्या होती है? फूड चेन जो है हु ईट्स हुम की जो लिंकेज है उसको दिखाती है, ठीक है। फूड वेब दिखाती है कैसे अलग अलग फूड चेन्स जो हैं उसका नेटवर्क होता है, उनका जो इंटरकनेक्शन है वो दिखाती है। दिस द पोजिशन दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन, एक जो फूड चेन है उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रखा गया है उसको बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स जो कि रहते हैं, सम ऑर्गेनिज्म जो है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म वाला कनेक्शन। अब ये इंटरैक्शन में दोनों चीज़ों को जो है बेनिफिट होता है, दोनों ही हमारे ऑर्गेनिजम्स को। कॉमन सेलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं होता, ना उसका बेनिफिट है ना ही उसका लॉस होता है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो है हार्म पहुंचता है। ऑलराइट, The benefits that ecosystem offer are crucial for human survival and well-being। तो जो benefits ecosystem हमको देता है वो human survival के लिए और well-being के लिए बहुत ज़्यादा important है, जैसे कि साफ हवा, पानी, फूड, मेडिसिन, ये सब हमको ecosystem से मिलते हैं। अब अलग अलग human activities जैसे कि pollution हो गया, deforestation हो गया, habitat का loss, climate का change, invasive species का आना, over exploit करना natural resources का, इससे जो हमारा ecosystem है उस पे खतरा बना हुआ है। तो प्रोटेक्ट करना इनको अपने एफर्ट से, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ नेशनल, जैसे कि अलग अलग तरीके के जो प्रिजर्व्ड एरियाज हैं, हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह बना के, सैंक्चुरीज वगैरह बना के, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। और हमको जो है, क्योंकि अब हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमको भी जो है अपनी पूरी जो डाइवर्सिटी है, जो इकोसिस्टम है, उसको क्या करना चाहिए, तरीके ढूंढना चाहिए कि कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।